आप ये मत समझिए कि हमसे बेहतर कोई और है, ठीक है। आप बेहतर हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि फलाना आदमी जो है वो हमसे अच्छा है, फलाना ये सोचता है कि वो हमसे अच्छा है। किसी का पढ़ है, किसी का रंग है, किसी का कलर है, नो। आप ये समझिए कि आपके पास जो मौका है। अब मेरी बात बताइए, हम तो उर्दू मीडियम स्कूल के हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल के वहाँ प्रेसिडेंसी से गए, एक मस्त बस्ती से ही गए, इसी कॉलेज में इसी क्लासरूम में पढ़ करके हम कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर वकालत करते हैं। और यकीन मानिए हमें कोई तकलीफ या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होती है। और जो दूसरे जो लोग हैं जो बड़े बड़े डायोसेशन से भी पढ़ करके आए हैं या किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ करके आए हैं, तो उनके साथ जो है वो पूरी कंपटीशन दे करके उनसे बेहतर करने की मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने अपने तौर पर ये साबित भी किया है कि मैं कर सकता हूँ। तो यकीनी तौर पर ये आप ये महसूस कर सकती हैं कि आपके सामने भी ऑप्शंस हैं, और तालीम के लिए तो हमेशा ऑप्शंस खुले हुए हैं। वो तालीम अगर हमको हासिल करना है तो ऑप्शंस अपने आप को डिज़र्व करिए कि हम बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर से बेहतर हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास हमारे जो मुल्क का जो संविधान है, हमारे मुल्क के संविधान में, हमारे देश के कानून में पूरे तौर पर हमें मामलत में रखा है। ख़ासतौर से लड़कियों की तालीम निस्वां जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ख़ास तौर से आप देखिएगा कि राजेंद्र सिंह सचर का आप लोगों ने नाम सुना हो। राजेंद्र सिंह सचर को एक कमेटी बनी थी पार्लियामेंट के अंदर में 90 के आसपास, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो माइनॉरिटी सेक्शंस के जो लोग हैं उनके हालात के बारे में जानकारी दिया गया था, किस हालत में है। तो पता ये चला कि हालांकि आप ये कह सकते हैं कि जो भी आबादी है उसका लगभग 48-48% जो लोग हैं जो है वो वहीं फीमेल है। ये 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये है कि लगभग 48 पॉइंट समथिंग जो है वो डेटा है मेरे पास, उसमें इलिटरेसी रेट है। और उसमें अब जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे कम लिटरेसी रेट है मुसलमानों का या माइनॉरिटीज़ का, यह कहना यहाँ बेशतर माइनॉरिटीज़ है। बहुत बुरा लड़कियाँ जो है वो माने मेहनत करती हैं, अच्छा रिजल्ट भी करती हैं, बहुत बुरा है। लेकिन उसमें राजेंद्र सिंह सचर ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें तमाम हालात को पेश किया था कि ये सारे हालात हैं। अब जाहिर सी बात है उसने प्रॉब्लम को बताया था कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का समाधान कैसे होगा, उसका हल कैसे निकलेगा। तो उसके लिए फिर एक रंगानाथ मिश्रा, जस्टिस रंगानाथ मिश्रा जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का एक रिकमेंडेशन था। उस रिकमेंडेशन में ये कहा गया कि कैसे जो है इस ग्रुप को जो है हम लोग बेहतर कर सकते हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट, बहुत तवील रिपोर्ट, कई हज़ार सफ़ात पर वो रिपोर्ट है। आप लोग चाहें तो उसमें यूट्यूब वगैरह पर या गूगल पर रंगनाथ की रिपोर्ट को आप ले सकते हैं। तो रंगनाथ की रिपोर्ट में ये बात कही गई कि जो माइनॉरिटी सेक्शन जो है उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ प्लानिंग प्रोग्राम किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और सोशली जो लोग बैकवर्ड हैं तो उनको जो है शनाख्त करना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कर करके उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कोशिश हुई थी बंगाल के अंदर में, एक कोशिश हुई थी, उसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, तो 10% रिजर्वेशन की बात कहा था। ये अलग बात है कि वो कंप्लीट नहीं हो पाए और आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए, रिजर्वेशन नहीं मिल पाए। हालांकि परमानेंटली रिजर्वेशन जो है वो अच्छी चीज़ है, सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन मिलना चाहिए इसलिए कि रंगानाथ जमान के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, जात पात के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब रंगानाथ मिश्रा ने एक रिकमेंडेशन किया था कि जो लोग मैंने क्या नाम है, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और सोशली जो लोग बैकवर्ड, जो लोग पीछे रह गए हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक बनाई जाए, एक ओबीसी ग्रुप तैयार किया जाए या फिर अदर बैकवर्ड ग्रुप तैयार किया जाए। तो उसमें ये हुआ कि साहब मुसलमान माइनॉरिटीज़ के अंदर में जो ख्वातीन जो हैं
उसको कैसे किया, कैसे बनाया, या उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो उस ज़माने में एक एम फातमी एक रिपोर्ट आई, अली अशरफ फातमी रिपोर्ट। उसके अंदर में कहा गया था कि फातमी की जो रिपोर्ट है, अशरफ अली फातमी, तो उस रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि जो ख्वातीन को तालीम से हमकनार करने के लिए जो उनकी रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस को, फातमी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को कैसे जो है लाया जाए। तो फातमी साहब ने एक रिकमेंडेशन दिया किस तरह से और लड़कियों को तालीम में जोड़ा जाए, किस तरह से अलग अलग स्कीम तैयार की गई, अलग अलग स्कीम तैयार की गई कि किस तरह से जोड़ा जाए लड़कियों, किस तरह से हम किनार किया जाए। इसमें जो चीज़ को फोकस किया था उन्होंने, इस चीज़ को उन्होंने फोकस किया था, वो बेसिकली फोकस था जाकर के आपका जो ड्रॉप आउट बच्चे या बच्चियाँ हैं, ड्रॉप आउट। आप देखिएगा जो बीच में जो कोविड का इफेक्ट, ये कोविड में मेल एजुकेशन तो डिस्टर्ब हुआ ही, लेकिन साथ साथ जो है वो साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं कि लड़कियों का जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। लड़कियाँ तो ऐसे ही घर के अंदर उनको बंद करके रखा जाता है, कैद करके रखा जाता है, लेकिन बावजूद इसके कि जो है कोविड जो है उनको और ज़्यादा मुतासिर किया, बहुत ज़्यादा उनको मुतासिर किया। कोविड से मैंने एजुकेशन में बहुत ही परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कोविड। लड़कियाँ जो है घर के अंदर रह गई, उनके पास मोबाइल ले गए, तो कैसे, तो ये ड्रॉप आउट हो, बहुत बड़ा मसला है। हालांकि ड्रॉप आउट के बारे में फातमी रिपोर्ट में बात रखी गई थी कि ड्रॉप आउट जो है उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, हाउ टू अपलिफ्ट द ड्रॉप आउट स्टूडेंट, कैसे अपलिफ्ट किया जाए। तो ड्रॉप आउट के लिए एक कोशिश हो सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारा ये जो है हमारी गुजारिश हो, एक छोटी सी कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं कि हम हमारे इतराफ़ के अंदर में जो बच्चे स्कूल छूट हो गए, ये स्कूल में पढ़ते पढ़ते रुक गए, ये आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं, क्लास कोई 6 में पढ़ के छोड़ दिया, किसी ने 7 में पढ़ के छोड़ दिया। तो अभी की जो सरकार की तो ब्रिज कोर्स नहीं बना रही है, लेकिन पहले हम लोग सुनते थे कि ब्रिज कोर्स चलता था, जिसमें ब्रिज का काम करता था वो कोर्स, या वो साल भर की मेहनत कि वो उनको पढ़ा करके इस लायक बना दिया जाता था ताकि वो क्लास 7 में या 8 में या 9 में या 10 में जहाँ से उनकी तालीम छूटी है वहाँ से फिर उनको ब्रिज करके आगे बढ़ा दिया जाए। तो हम लोग कर सकते हैं, हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है ये। तो एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, आप डिपार्टमेंट की चैलेंज दे सकते हैं कि नहीं साहब, हम तो पढ़ रहे हैं, हमारी तालीम चल रही है, लेकिन बावजूद इसके कि हम अपनी तालीम को जारी रखें और साथ साथ अपने माशरे को भी तब्दील करें, तो उसके लिए जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो लोग ट्रैक से बाहर चले गए, उसको जो है हमको आगे ले जाना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे माशरे के अंदर में हमको बढ़ना आगे। ज़मीन लेके चलो, आसमां लेके चलो, और चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, ये हम लोग का। तो बहरहाल ये जो दर्द है, मिल्लत का दर्द है, ये दर्द था, ये दर्द है बोल के हम लोग सब जमा हुए हैं। हमारे यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट नहीं था, उर्दू डिपार्टमेंट चालू हुआ। उर्दू डिपार्टमेंट को हम लोगों ने चालू करके आज मैंने, हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, सब डिपार्टमेंट में हैं बच्चे, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट जब हम पढ़ते थे जब, तो उस वक्त 11 में बहुत सारे जो बंगाली फ्रेंड थे वो लोग भी उर्दू पढ़ने के लिए आते थे, तो और शौक से आते थे, हम लोग उनको इन्वाइट भी करते थे, और गुलाम हैदर साहब सब लोग स्पेशल परमिशन भी लेते थे कि सर कुछ हमारे जो अहले वतन हैं वो लोग उर्दू हालांकि सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, हालांकि वो उनके लिए अप्रोप्रिएट जगह नहीं थी, इसलिए तो इस माने एडवांस लेवल स्टडीज़ लेवल में या फिर डिग्री कोर्सेज में उर्दू सीखने के लिए और नीचे जाना पड़ेगा, तब फिर उर्दू सीख। लेकिन उर्दू जो है सीखने या उर्दू का जो जादू है किसी शायर ने कहा ना कि मेरे ज़बान में मिस्री घोलता है,
मेरे कान में मिस्री घोलता है जब कोई बच्चा उर्दू बोलता है। तो शायद मुश्ताक दरबंदी का ये शेर है कि मेरे कान में मिस्री घोलता है जब कोई बच्चा उर्दू बोलता है। तो उर्दू के अंदर वो खूबसूरत है, वो चाशनी है। तो आज हम लोग उर्दू के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम लोग यहाँ जमा है, तो हम लोग की ये जिम्मेदारी है कि इस रोशनी को, इस जोत को हम लोग को और आगे हम लोग को बढ़ाना है और तालिब इल्म को और बेहतर ढंग से हम लोग को आगे ले जाना है। और सरकार की तरफ से एजुकेशन हासिल करने के लिए तमाम तर प्रोटेक्शंस हैं, तमाम तर प्रोटेक्शंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को रखा गया है। सारी सुविधाएं हैं उसके अंदर में, जो हमारे मराहत उसके अंदर में रखे गए हैं, महिलाओं के प्रोटेक्शन के सिलसिले में, राइट टू एजुकेशन में, या फिर मैंने नई एजुकेशन जो पॉलिसीज़ जो आई हैं उस पॉलिसीज़ के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि हालांकि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन जरूर है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, बहुत सारा जो है डिस्क्रिमिनेशन। उस पर जो लोग एजुकेशनिस्ट हैं या जो लोग तालीम को समझते हैं उस पर जो है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारे NGO भी है उस पॉलिसीज़ के तहत। उसके अंदर बहुत सारी जो खामियाँ हैं, जिस तरह से आप लोग सभी जानते हैं कि जो किसानों के सिलसिले में जो नए कानून बने थे, उस कानून के अंदर भी नहीं बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। दोबारा वो मान लीजिए कि रिपील हुआ और वो कानून उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन आज तालीम के सिलसिले में जो है, तालीम के सिलसिले में जो न्यू एजुकेशन की पॉलिसीज हैं उसके अंदर भी बहुत सारा डिस्कशन है। उसकी कोशिश वो कर रहा है। इस ज़माने के अंदर में पुराने कानून या पूरे हिंदुस्तान के हालात को अगर आप महसूस करेंगे, अगर देखेंगे तो आपका रोज़ खराब होगा। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि ये जो आप आज हिजाब है, ये जो हमारा प्रोटेक्शन है जो हम लगाते हैं, ये हमारी पहचान, हम इसको अपनी पहचान मानते हैं। 18वीं सदी में केरला में वहाँ हिजाब नहीं लगा सकते। एक छोटे से देहातों में, आप बिहार यूपी के देहातों में अगर जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि बहुत सारी औरतें हैं। आज बंगाल के देहात में जाइएगा, बहुत सारी औरतें जो हैं वो सिर्फ एक ही कपड़ा पहनती, एक ही कपड़ा। देहातों में वही औरतें एक ही कपड़ा, यानी उनके पास वो लोग ब्लाउज नहीं पहनते, दो कपड़ा नहीं पहनते, एक। तो हमारे दिमाग में बात आई, हम नहीं जानते थे कि इसके पीछे क्या लोग, क्यों ऐसा। तो हमने उसको रिसर्च करना शुरू किया कि क्या बात। और 200 बरस पहले जब गए तो केरला के अंदर में, केरला के देहातों के अंदर में एक उस जमाने के राजा थे, शिवंकोट एक जगह है वहाँ। तो वहाँ के राजा ने ये बात कानूनी तौर पर रखी थी, ब्राह्मणों का हुकूमत थी कि वहाँ औरतें ब्लाउज नहीं पहन सकती। क्या क्यों नहीं पहन सकती हैं? हाँ पहनेंगी, लेकिन जो है उनको ब्रिस्क टैक्स देना। आप खोलिएगा, मैंने क्या नाम है, ये गूगल खोलिए या फिर यूट्यूब खोलिए या देखिएगा, खोलिए ब्रिस्क टैक्स, यानी कि ब्लाउज पहनने अगर पहनेंगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि कोई भी औरत, बच्ची औरत, जवान औरत, बूढ़ी औरत एक ही कपड़ा पहने, दो कपड़ा नहीं पहन सकती। उसको अगर दो कपड़ा पहनेंगे तो ड्रेस टैक्स लगाता है। और अगर कोई पहन लेगा तो उस वक्त राजा के का कोई भी महाफिज या राजा का कोई भी कारिंदा वो लंबा एक लक्सी रखता था जिसमें एक लोहे का माने होता है, वो बना लोहे का बना रहता है, उससे उसको पीछे से खींच करके जो है वो काट देगा। माने जैसे लक्सी उक्सी होता है या फिर एक हंसुआ तो हाँ हंसुआ। अगर कोई अपने छाती को ढांकने के लिए कोई ड्रेस पहनेगा, ब्लाउज पहनेगा विदाउट गिविंग टेस्ट, विदाउट पेइंग टेस्ट क्या नाम है टैक्स, तो उसको वो काट देगा। ये था। और उसके बाद फिर उसके खिलाफ मूवमेंट चली, इस कानून के खिलाफ मूवमेंट चली।
और फिर ऐसी मूवमेंट चली कि आप उसको अगर बयान करेंगे तो आप माने पूरी फिल्म बन जाएगी, फिल्म बनी है कि औरत ने जो है अपना छाती काट करके दे दिया कि ले जाओ, इसी का तो टैक्स लगा है। तो इस समाज से निकल करके आज हम यहाँ ये सभ्य समाज में हैं, जहाँ पर हम इज्जत के साथ में अपनी तालीम को हासिल कर सकते हैं, स्टेफी ग्राफ बन सकते हैं, सरोजिनी नायडू बन सकते हैं, रोकेया बेगम बन सकते हैं। रोकेया बेगम हमारे लिए बहुत बड़ी मशहूर है। रोकेया बेगम सखावत मेमोरियल रोकेया बेगम कि उन्होंने अपने शौहर की मोहब्बत में या हाउस यानी कि अब उनको जो शी वॉज फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी इन वेस्ट बंगाल, वो पहली ग्रेजुएट मुस्लिम ख्वातीन थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था। और किस तरह से किया था, आप अगर उनको, जब मैं कॉर्पोरेशन में था कुछ दिनों के लिए तो स्कूल कायम किया, तो उसका नाम मेरा पहला ऑप्शन था कि रोकेया बेगम के नाम से, लड़कियों का स्कूल, क्योंकि मेरा फोकस रहा हमेशा लड़कियों की तालीम। तो रोकेया बेगम एक गर्ल्स स्कूल हावड़ा थी, जो आपका जो ब्रिज के नीचे से मैंने आई वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दैट, मैं उस कॉलेज का इसको स्कूल का पहला चेयरमैन। तो वो मेरा रिकमेंडेशन था कि लड़कियों की तालीम के लिए कॉलेज हो, लड़कियों का स्कूल हो और कॉलेज बने रोकेया बेगम। और रोकेया बेगम मेरी बहुत इंस्पिरेशनल थी और आज भी है। तो किस तरह से वो क्या कहते हैं अपने तालीम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत से उन्होंने बीए पास किया, बता नहीं सकते। किस तरह से उनको पारिवारिक तौर पर या सामाजिक जो हालात हैं, उन हालात के तहत उनको जूझ करके आगे बढ़ना, और वो ग्रेजुएट हुई और बाद में उन्होंने अपने शौहर के नाम पर सखावत में स्कूल कायम किया, जो आज 110 स्कूल के अंदर में अच्छे स्कूलों में है। आप अपने अंदर वो हौसला पैदा कीजिए कि हम कर सकते हैं, बस इतना ही, और बाकी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हौसले की कमी है। हौसला अगर आपके साथ है तो फिर देखिए रास्ते आपको खुद ब खुद मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे ना, बोलेंगे हमारी तो अंग्रेजी कमजोर है, हमको तो बंगला भी नहीं आता है, हम करें तो क्या करें, लेकिन इसी से निकलेंगे। करना चाहेंगे तो कर लेंगे। जब तक हम जाएंगे नहीं, जब हम अगर आपको यहाँ पे धक्का दे दें तो हाथ पैर चलाएंगे ना आप? बिना हाथ पैर चलाए डूबेंगे? हाथ पैर तो चलाएंगे तो हो सकता पार भी लग जाए।